Hello everyone, this is Aditya Singh, your asset and welcome back to your YouTube channel Asset B। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक का चैप्टर 1 जो कि है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस बुक का नाम है। तो इस बुक में बेसिकली आपको समझना है कि किस तरह से हमारा इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट हो सकता है। तो पहले चैप्टर में ही बताया गया आपको डेवलपमेंट के बारे में कि किस तरह से विकास जो है हो सकता है। विकास होता क्या है, मतलब किसे विकास कहते हैं आप, ठीक है। डेवलप क्या हो जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं डेवलपमेंट हो रहा है। तो बेसिकली इन सारी बातों पे हमको फोकस करना है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require. Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work together achieving these goals. यानी विकास जो है ना, वो विकास या जो प्रगति है उसकी धारणा हमारे साथ है, ठीक है, हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरीके से हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जो है जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं और क्या अधिक समानता हो सकती है सब में। विकास जो है ना, जो डेवलपमेंट है, वो इन्हीं सब क्वेश्चन पे विचार करने और इन विचार करके इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से ही जुड़ा है। देखिए यह काम जो है ना बहुत ज़्यादा जटिल है और इस चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप बड़े वाले कक्षाओं में क्लास में इन बातों पे आप बहुत ज़्यादा डीपली सीखेंगे। तो देखिए इसके अलावा ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो कि जिनके उत्तर आपको इकोनॉमिक्स में नहीं मिलेगी बल्कि हिस्ट्री और पॉलिटिक्स साइंस में भी देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जो हम जीवन जी रहे हैं ना, वो हमारे अतीत से बात करें, प्राचीन से प्रभावित है। आज जो कुछ भी डेवलपमेंट देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमारा बीता का हुआ समय है उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हम इसे जाने बिना जो है चेंज की इच्छा या बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरीके से हम केवल जो है लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं को और संभावनाओं को जो है वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। जिस तरह से यहाँ पर फिगर में है देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें ये बेसिकली दिखाया गया है कि ये देख रहे हैं आप जो आपके रिक्शा ड्राइवर हैं, इनके घर में किस तरह से चीज़ें हैं। और जो फोर व्हीलर, सब लोग फोर व्हीलर पे घूमते हैं बाकी लोग, और ये रिक्शा चला रहे हैं। तो कोई रिक्शा चलाता है, कोई आराम से जी रहा है, तो ये कैसी डेवलपमेंट हुई। तो देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखिए डेवलपमेंट क्या वादे करता है भाई, कि अलग अलग लोग हैं, सबके अलग अलग एम है ना, सबके अलग अलग गोल्स हैं। तो हमें कल्पना करने का जरा प्रयास करें कि जो ये आप नीचे इस देख रहे हैं टेबल 1.1, इसमें जो है देखिए कि इसमें लोगों के अनुसार विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या इच्छाएं हैं। तो हम देखेंगे कि कुछ स्तंभ जो कॉलम है उसमें जो लोग हैं इनके ये जो है इनकी सामने जो है स्तंभ जो है वो अधूरे हैं। इस टेबल को पूरा करने की कोशिश करिए और चाहे तो आप किसी श्रेणी के व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यू वांट ए कार, मतलब तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास भी एक रिक्शा होता। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है टेबल में कि लैंडलेस रूरल लेबर्स हैं एक तरफ, प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, फार्मर्स हु डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी कि जो ये आप टेबल देखेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई क्या सभी लोगों का जो है डेवलपमेंट एक जैसा है। तो आप पाएंगे कि नहीं, किसी को अधिक काम करने की ज़रूरत है, जिसके पास खेत ज़्यादा है उसको किसानों की ज़रूरत है, उसको लेबर की ज़रूरत है। तो सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, बेसिकली बात ये है। तो क्या इन सभी लोगों का जो डेवलपमेंट है या जो ग्रोथ है इन सबका एक जैसा है? नहीं। तो इसमें से हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें, हर एक लोग अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है, ठीक है। कोई कोई रिक्शा चाहता है, कोई कार चाहता है, ठीक है। जो बेरोजगार युवक है उसको क्या चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, ठीक है। नर्मदा घाटी के आसपास जो आदिवासी रह रहे हैं उनको कुछ और चाहिए। तो कुल मिला के वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वे चीज़ें जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। रियलिटी में देखें तो कई बार दो व्यक्ति या दो गुट समूह जो है एक ही चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो। मतलब कोई कहे कि नहीं
जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक लड़की अपने भाई के बराबर आज़ादी और अपॉर्चुनिटीज मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा इसकी उम्मीद रखती है। तो हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरीके से बिजली जो जिनको ज़्यादा चाहिए, जो उद्योगपति हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा बांध बने जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, लेकिन इससे ज़मीन जो है क्या होगा, पानी से पूरा भर जाएगा और उन लोगों का जीवन खराब हो सकता है जो उसके आसपास रहते हैं और जो है वो बेघर हो जाएंगे, जैसे कि आदिवासी। तो वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चैंक, बांध या तालाब पसंद करें। तो भाई क्या क्या निकल के आ रहा है, देखिए इस तरह से दो बातें साफ हैं क्या, कि एक अलग अलग लोगों के लिए विकास के लिए लक्ष्य जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और दूसरा भाई कि एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास न हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तक कि दूसरे के लिए वो नुकसानकारी भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कार है, कार और नीचे यहाँ पर दिखाया गया फिगर में कि इस तरह के लोग विकसित नहीं होना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, जो जिनके पास कार वगैरह है वो विकसित होना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जिनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, उनको क्या फर्क पड़ता है क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं। तो अब देखेंगे हम लोग इसमें इनकम एंड अदर गोल्स, यानी आय और क्या उनसे लोगों के एम है, गोल है, क्या चाहते हैं वो। तो अगर हम लोग टेबल 1.1 को देखें तो एक बात कॉमन पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें रोज काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले और अच्छी उपज मिले उनकी खुद की, और उनकी जो प्रोडक्शन है उसको भी अच्छी वैल्यू मिले। तो दूसरे शब्दों में बात की जाए तो वो क्या चाहते हैं, वो इनकम चाहते हैं। तो किसी भी तरह से ज़्यादा इनकम चाहने के लिए, चाहने के अतिरिक्त जो है लोगों का बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, या फिर बात करें उनकी सुरक्षा, या फिर दूसरों से उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है, इसकी भी इच्छा लोग रखते हैं। तो वे भेदभाव से बहुत ज़्यादा नाराज रहते हैं। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक इनकम और अधिक कंजप्शन के लिए भी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक चीज़ें ही पर्याप्त नहीं होती हैं, ठीक है। तो द्रव्य बात करें, कुछ कोई पैसे या फिर उसे खरीदी जा सकने वाली जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, ये सब एक कारक है जिस पे हमारा जीवन डिपेंडेड है। लेकिन हमारा जीवन जो है बेहतर, जो ऊपर लिखी हुई जो नॉन फिजिकल वाली चीज़ें हैं, जो अभौतिक हैं, उसके ऊपर भी निर्भर रहता है। जैसे कि आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है, तो आपने अपने जीवन में जो है अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका जो है प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी जो है प्राय उपेक्षा कर दी जाती है, निगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रखता। तो यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में को बढ़ाने के लिए, उसके जो बढ़ाई गई ऊंचाई, उसके विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग कि अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, ठीक है, तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले आप वहाँ के इनकम के अतिरिक्त बहुत से कॉजेज, कारकों पर आप विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं वहाँ पर मिलेंगी, काम करने का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, सीखने के क्या अवसर रहेंगे वहाँ पे, और दूसरी नौकरी में यदि आपको वेतन कम मिलता है लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है, तो जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है ये सारी चीज़ें। तो एक अन्य नौकरी जो कि अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं दे सकती कि कब तक काम मिलेगा आपको, और हो सकता है कि आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना भी कम हो जाती है। तो इसी तरह से जो है विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, और यह सच है कि यदि महिलाएं भी सैलरी पर कार्य करती हैं तो घर और समाज में भी उनका आदर बढ़ता है। और यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा, और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को जो है अधिक एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सुरक्षित और संरक्षित अगर बात करें वातावरण के कारण, तो ज़्यादा महिलाएं अलग अलग प्रकार की नौकरियां या बिजनेसेस कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य जो है ना, वो बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में और भी बहुत सी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस पर विचार करिए कि अलग अलग लोगों की विकास धारणाएं अलग क्यों हैं, और नीचे दी गई व्यवस्थाओं में जो है अधिक महत्वपूर्ण हैं और क्यों हैं। तो देखिए क्यों, क्योंकि लोग भिन्न होते हैं, और सेकंड क्या, क्योंकि लोगों के जीवन में परिस्थितियां भी, हालात भी अलग अलग हैं। हालात की वजह से भी तो लोगों की इच्छाएं डेवलप होती हैं। सेकंड देखिए, क्या ये जो नीचे की कथन है, बातें हैं, क्या इनका आप रीजन सहित आंसर दीजिए कि लोगों के विकास के लक्ष्य जो है भिन्न होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल हो जाते हैं ना, डिफरेंट तो होगा ही ना, सबके अलग अलग लाइफ स्टाइल हैं और
सबके अलग अलग इनकम है, तो उनकी अचीवमेंट और गोल्स भी अलग अलग हो जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेशनल डेवलपमेंट। देखिए नेशनल डेवलपमेंट में बताया गया है कि जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं तो उनमें जो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी उनकी धारणाएं अलग अलग होंगी। आपस में इस तरह के विषय पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो पॉसिबल है कि क्लास के जो अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट हैं वो सब लोगों ने अलग अलग अपने जवाब देंगे। हो सकता है आपने खुद भी इन प्रश्नों के बहुत से आंसर सोचे होंगे और उनमें से किसी एक के विषय में भी आप स्वयं भी निश्चित नहीं होंगे कि अरे ये मैंने जो सोचा वो सही है कि नहीं। तो इस तरह से यह समझना बहुत ज़रूरी है कि देश के विकास के लिए जो है अलग अलग टॉपिक पे जो लोगों की मानसिकता है वो अलग अलग भी हो सकती है और एक दूसरे के अपोजिशन में भी हो सकती है। तो क्या सभी जो विचार हैं बराबर का महत्व सबको दिया जा सकता है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक में रहते हैं? या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे लिया जाए, सभी के लिए न्याय भी हो और सही राय क्या होगी? तो हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। तो इस पर विचार करने से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही लाभ होगा। और क्या सोचेंगे हम लोग कि क्या राष्ट्रीय जो विकास का अभिप्राय है इन सब किसी नेशनल डेवलपमेंट के लिए इन सब चीज़ों को सोचना जरूरी है, जो भी हम लोग सोच रहे हैं तो बिल्कुल जरूरी है, क्यों नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया गया है लेटेस्ट वर्क दीज आउट। चलिए इस पे विचार करते हैं। आपको लुक एट द पिक्चर ऑफ द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया। आप देख रहे हैं बगल में जो पिक है उसमें बताइए किस तरह का डेवलपमेंट की जरूरत है। यहाँ पर दिख रहे हैं झोपड़पट्टियाँ हैं और बिल्डिंग्स भी हैं, तो अलग अलग तरीके से। सेकेंड देखिए एक पेपर कटिंग है न्यूज़पेपर की। ए वेसल डंप 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वाटर्स इनटू ओपन एयर डंप्स इन अ सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी। यानी कि जहाज है जिसमें जो है 500 टन लगभग जो है लिक्विड फॉर्म में जो है जहरीले जहर के जैसे एक शहर में खुले कूड़े और आसपास के समुद्र में डाल दिया। तो भाई यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में जो है आबिदजान सिटी में हुआ। तो इस तरह के खतरनाक जहरीले चीज़ों से निकलने वाले जो धुएं थे वो लोगों के ऊपर अलग अलग असर किए। किसी का जी मिचलाने लगा, ठीक है, किसी की चमड़ी स्किन पर जो है बहुत ज़्यादा फफोले पड़ गए, लोग बेहोश होने लगे, वॉमिटिंग होने लगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। तो 1 महीने के बाद 7 लोग मर भी गए, 20 लोग जो है अस्पताल में भर्ती हो गए और लगभग 26,000 लोगों का इलाज किया गया। तो भाई पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है आइवरी कोस्ट की, एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जो है जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। तो अब बताइए ये क्या होना चाहिए। एक तरफ कंपनी जो है अपने काम के अनुसार डेवलपमेंट के लिए कर रही है और दूसरी तरफ जहाँ पर उसको किया गया वहाँ पर तो उन लोगों का नुकसान हो गया। तो इस तरह से हमको समझना है कि डेवलपमेंट क्या है। देखिए एक्टिविटी 1 में बताया गया है कि यदि विकास की धारणा में ही अलग अलग डिफरेंसेस हैं और एक दूसरे का पोजीशन में है तो निश्चित रूप से जो विकास के तरीके हैं ना उनमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी प्रॉब्लम से या फिर विवाद से आप परिचित हैं तो आप अपने आसपास के व्यक्तियों को तर्क जानने का प्रयास करिए कि लोग क्या कह रहे हैं उसके लिए। और यह आप लोगों से बातचीत करके भी या अखबारों से या फिर टेलीविज़न के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम लोग कवर करेंगे कि अलग अलग देशों में राज्यों की तुलना कैसे की जाए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो इसमें बताया गया है यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। यानी कि आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का जो अर्थ है वो सबके लिए अलग अलग है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पे आए एक और भी क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं क्या कि जब हम अलग अलग चीज़ों की कंपेयर करते हैं तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों पाते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। क्लास में अगर स्टूडेंट को ही देखें तो हम अलग अलग स्टूडेंट की तुलना कैसे करते हैं, उनमें ऊंचाई, उनकी हाइट, हेल्थ, टैलेंट और इंटरेस्ट के अनुसार भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलता है। हो सकता है सबसे स्वस्थ जो स्टूडेंट है वो पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो और जो सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है स्टूडेंट है हो सकता है वो सबसे फ्रेंडशिप न रखता हो। या हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं बताइए। हम जो मेजरमेंट का यूज करते हैं उनके कंपैरिजन में तो उसका उद्देश्य पर निर्भर करेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। खेलकूद की टीम हो, वाद विवाद की टीम हो, संगीत की टीम हो, पिकनिक के लिए टीम हो, या सबको सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग हमारे पास मेजरमेंट होंगे।
फिर भी अगर हमें किसी गोल से, किसी उद्देश्य से एक अच्छा के स्टूडेंट को हर सब प्रकार से उनका डेवलपमेंट हो, उनके बारे में ही हम लोग जो है मेजरमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो हम उन्हें कैसे चुनेंगे? तो देखिए बताया गया है कि सामान्यतः हम लोगों की जो है एक या दो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ को लेके उनके आधार पर कंपेयर करते हैं। तुलना करने के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं, इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं। स्टूडेंट का जो मित्रतापूर्ण व्यवहार है और उनके सहयोग की जो भावना है, या फिर उनकी रचनात्मकता जो है, या फिर उनके द्वारा जो वो नंबर पाए हैं, मार्क्स पाए हैं, रिजल्ट पाए हैं, उसके आधार पर। तो यही बात भी जो है डेवलपमेंट पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक डेवलप माना जाता है। तो यह जो है इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ मतलब ये है कि जो वहाँ पे ह्यूमन की नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं लोगों की, वो सभी वस्तुओं का अधिक होगा वहाँ पे। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं के अधिक इनकम के लिए उसको प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास उस देश में प्रॉस्पेरिटी है, पैसे ज़्यादा हैं। तो इसलिए ज़्यादा इनकम के लिए हम अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट एम या गोल समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? तो किसी देश की आय जो है उस देश के सभी जो लोग हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, उनकी आय मानी जाती है। तो इससे हम देश की कुल आय ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन देशों के बीच जो है तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या तो अलग अलग होती है। कुल जितने भी इनकम की अगर हम तुलना करेंगे तो हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि एवरेज जो वहाँ के सिटीजन है वो क्या कमा रहे हैं। क्या एक देश के लोग जो है दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? तो इसलिए हम औसत आय की तुलना यानी एवरेज इनकम की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल इनकम को कुल पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाली जाती है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो देखिए विश्व बैंक की जो विश्व विकास रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो है वर्ल्ड बैंक की देशों का जो वर्गीकरण है, उसमें इस मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति की आय जो है यूएस डॉलर में 12,056 एनुअल थी या उससे अधिक थी, उसे जो है प्रॉस्परस कंट्री माना गया। और वे जिनकी प्रति व्यक्ति की आय जो है $995 यूरो डॉलर से जो है प्रति वर्ष कम थी, उन्हें नीचे वाली इनकम का देश कहा गया। भारत में मध्य आय वर्ग के देशों में आता है जो हमारा भारत है, क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति की आय तो 2017 में केवल यूएस की बात करें तो डॉलर में तो 1820 रुपये जो है इतने डॉलर प्रति एनुअल थी, मतलब प्रति वर्ष था। तो जो प्रॉस्परस कंट्रीज हैं जिनमें जो है जिनमें मध्य पूर्व के देश के और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, उनको आमतौर पे विकसित देश कहा जाता है। तो ठीक है, बाकी का हम लोग कवर करेंगे। आर्थिक अब देखेंगे हम लोग ना कि इन जो एवरेज इनकम है वो क्या होती है। तो चलिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि वाइल एवरेज आर यूजफुल टू कंपैरिजन दे आल्सो हाइड द डिस्पैरिटीज, यानी कि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन फिर भी यह बहुत सारे असमानताओं को छुपा देता है। एग्जांपल के लिए दो देश आप देखिए यहाँ पर दिया गया है ए एंड बी। तो इस पे डेवलपमेंट पे आप ध्यान से गौर करिए। देखिए जो आपकी कंट्री ए है, यहाँ पर सबकी एवरेज जो है मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन 2012 इन रुपीज़ में इसमें दिया गया है कैसे ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या आप इन देशों में रहकर समान रूप से सुखी रहेंगे? क्या दोनों देश जो है बराबर रूप से डेवलपमेंट है? शायद हम में से कुछ लोग देश बी में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह जो है पता हो कि भाई उस देश के 5वें नागरिक हैं। तो लेकिन हम अगर हमारी नागरिकता संख्या की बात करें तो लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी, तो शायद हम में से ज़्यादा लोग देश ए में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों देशों की जो एवरेज इनकम है एक समान है, लेकिन जो कंट्री ए है यहाँ के लोग ना तो बहुत ज़्यादा अमीर है ना बहुत ज़्यादा गरीब है। जबकि अगर कंट्री बी की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर नागरिक कैसे दिख रहे हैं? बहुत ज़्यादा गरीब दिख रहे हैं, और एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर दिख रहा है। इसलिए औसत जो आय है, एवरेज इनकम है, इनकी तुलना करना बहुत यूज़फुल हो जाता है। और लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि लोगों में जो इनकम है वो किस प्रकार से पाई जा रही है, कहाँ कहाँ पे पाई जा रही है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, एक ऐसा देश जहाँ पर कोई गरीब नहीं है और कोई अमीर नहीं है। ठीक है,
तो हमने कुर्सियों को बनाया और उनका उपयोग करते हैं ऐसे। और यहाँ पर देखिए सेकेंड तरफ, कंट्री विथ रीच एंड पुअर, जो लोग हैं जो रीच हैं उनको पास 6 कुर्सियाँ आराम से, 4-5 कुर्सी बैठे, अकेले ही बैठे हैं, और जो गरीब है वो एक ही 2 कुर्सी पे 4-5 लोग भी एडजस्ट करके रह रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है इसमें जो है, इस पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया, लेट अस वर्क आउट दिस, कि 3 एग्जाम्पल लीजिए जहाँ की स्थितियों की तुलना के लिए जो है एवरेज का प्रयोग किया जाता है। आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है, इसको भी बताइए, कि क्वेश्चन आंसर पे है, इसे आधारित है। तो देखिए अब नीचे है आपका नेक्स्ट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी आय और अन्य मापदंड क्या हो सकता है जिससे लोगों को पता लगाया जा सके कि भाई यहाँ के लोग गरीब हैं या अमीर हैं, उनकी इनकम, उनकी इच्छाएं, उनका डेवलपमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो जब हमने व्यक्तिगत रूप से सबकी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो भाई पाया कि लोग जो है बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपनी सुरक्षा और दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार भी पाना चाहते हैं, साथ ही साथ आज़ादी जैसी चीज़ें भी वो सोचते हैं। तो इस प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण जो सिम्टम है उसके टॉपिक पर भी हम लोग सोचते हैं। तो ये क्वालिटीज क्या हो सकती हैं, क्या इनका निरीक्षण हम लोग 1.3 जो आपका टेबल दिया है उसके द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है टेबल में 1.3 में कि हरियाणा में इतने लोग हैं, इनका जो प्रति व्यक्ति आय है, और केरल में इतने हैं, और बिहार में सबसे कम है। तो जो 1.3 टेबल है इसमें हरियाणा, केरल और बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वह दिखाता है, या वास्तव में ये जो आंकड़े हैं ये 2016 और 17 की वर्तमान कीमतों पर जो है प्रति व्यक्ति जो चीज़ें हैं राज्य की घरेलू प्रोडक्शन के हैं, कि किसके पास कितना इनकम आ रहा है। तो अभी हम लोग जो है इसका अर्थ हम उस पर छोड़ देते हैं कि क्या मतलब है इसका। मोटे तौर पर हम इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान लेते हैं कि इतना इतना इन लोगों की आय है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में जो है हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है, और बिहार सबसे ज़्यादा पीछे है। इसका अर्थ यह है कि जो हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में अगर हम बात करें तो यह केवल 34,409 रुपये ही कमा पाता है। तो इसलिए अगर विकास को मेजरमेंट के लिए हम लोग प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करें तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। तो अब हम जो है इन तीनों राज्यों के कुछ और जो है रेशियो पे नज़र डालते हैं, जैसे 1.4 में दिखाया गया, देखिए सम कंपेरेटिव डाटा ऑन द हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो इसमें देखिए इसमें दिया गया है कि केरल में, हरियाणा में 30 है लोगों, 30 लोग मर रहे हैं ना, यहाँ पे लिटरेसी रेट 82 है, और जो यहाँ का जो है नेट अटेंडेंस रेशियो है पर 100% वो 61 है। केरल में 10 लोग मर रहे हैं और यहाँ पे लिटरेसी 94 है, ठीक है, और बिहार में 35 लोग मर रहे हैं, ठीक है, प्रति 1000 अगर हम लोग बात करें तो, और यहाँ पे लिटरेसी रेट 62 है। तो इसमें देखिए आप ये जो तालिका है ये क्या दिखा रही है भाई, ये जो टेबल है क्या दिखा रहा है। टेबल का जो पहला कॉलम है वो दिखाता है कि 1000 लोग जो है जीवित जन्म लिए, जिनमें से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में जो यह अनुपात है वो 30 था, जो कि केरल की तुलना में 2 गुना ज़्यादा है। तो दूसरी ओर हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो केरल से ज़्यादा है, जैसा कि हम लोगों ने 1.3 टेबल में देखा। तो जरा सोचिए कि आप अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म के दिन ही से ही मर जाते हैं, तो ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा बात यह सोचिए कि यह देखिए कि आंकड़े ये किस वर्ष के हैं, यानी 2017 के हैं। तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी आज़ादी की बात करें, स्वतंत्रता के, तो 70 वर्ष बाद भी ये बात है कि हमारे देश के जो बड़े शहर हैं, ऊंची ऊंची समस्या है, शिशु का जो मृत्यु दर है वो समाप्त नहीं हो जाती। तो तालिका का यानी टेबल का जो अंतिम स्तंभ है वो ये दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं, और अगर आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी जो स्टार्टिंग की प्रारंभिक प्रिमिटिव क्लासेस हैं उसके लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। तो जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी ये सब न पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बाकी का हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और थोड़ा सा बचेगा इसमें पूरा ये सब कवर हो जाएगा।